बंधुओं, विषय हमारा ये है, भारत एक आध्यात्मिक और धार्मिक भूमि है और धार्मिक आध्यात्मिक भूमि पर ही अधर्म का काम हो लगातार, वो तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। हमारी जो कॉन्फ्रेंस है ये ओशो की विरासत को लेकर है। ओशो का नाम विश्वविख्यात है, आज से नहीं 70 के दशक से। भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाने वाले वो विश्व के गुरु अब कहे जाते हैं और उन्होंने पीछे जितनी विरासत छोड़ी है अभी तक किसी ने नहीं छोड़ी है। आध्यात्मिक विरासत 650 आध्यात्मिक किताबें उनके नाम से हैं। ये बहुत बड़ी विरासत है जिसमें दुनिया भर के संतों को लेकर के उन्होंने अपनी मंतव्य दिए हैं, अपनी दृष्टिकोण दिया है। उनका पूना का जो स्थित आश्रम है, जो कुछ 20 एकड़ में फैला हुआ है, वो विश्व के अध्यात्म की एक बड़ी प्रयोगशाला है और 1970 के दशक से है। तो करीब 20 साल लगातार उन्होंने मेहनत की, लोगों को जोड़ा, अपने दृष्टिकोण से परिचित कराया। लेकिन 1990 में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, अमेरिका से लौटने के बाद, अमेरिका में भी उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, वो विषय अलग है, लेकिन 1990 में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो कुछ 2-3 विदेशी लोग तब तक लाइट में आ चुके थे जो उनके शिष्य थे। उनके शरीर में रहने तक सब कुछ ठीक था, बस उनके जाने के बाद इन 2-3 विदेशी लोगों ने वही पुरानी नीति अपनाई, फूट डालो वाली। और हिंदुस्तानी भोले भाले होते हैं, वो गुरु की तरह श्रद्धा करते हैं। तो 8-10 साल तो ये समझने में लग गए हिंदुस्तानी शिष्यों को कि एक्चुअली आश्रम में हो क्या रहा है। दरअसल वो उन लोगों ने थोड़ा पैसा भी दिया आश्रम के विकास में, तो पैसा देने के कारण से वो सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले गए। इस दौरान उस सन 90 में ओशो ने शरीर छोड़ा और 90 से 2000 के बीच में उन्होंने क्या किया, एक झूठी वसीयत बनाई ओशो के फर्जी सिग्नेचर से, ये साबित करने के लिए कि भाई ओशो ने हमारे को सारा काम दिया है। वो वसीयत अभी कोर्ट में डिस्प्रूव हुई है, यूरोप की कोर्ट में उन्होंने पेश की थी, जिसमें वहाँ पे उन्होंने वापस लेनी पड़ी। अभी भारत की एक फॉरेंसिक लैब ने उसको डिस्क्वालीफाई किया है, कहा है कि वो फर्जी वसीयत है, वो दिल्ली की फॉरेंसिक लैब ने भी कहा है। मगर ये जो पूरी विरासत है 650 किताबों की, जिसका कॉपीराइट है, जो दुनिया भर में ओशो नंबर 1 पे ट्रेंड करते हैं, चाहे ऑनलाइन कर लीजिए चाहे बुक सेल में कर लीजिए, ये अरबों खरबों की संपत्ति होती है साल की। तो ये धीरे धीरे करके इन 2-3 लोगों ने बाहर ऑफशोर अकाउंट खोले, नई नई कंपनियां बनाई, सेम नाम से, डिफरेंट नाम से, कुछ 10 से ज़्यादा कंपनियां इन्होंने बनाई। और धीरे धीरे करके ये पैसा, जो कॉपीराइट का पैसा था, आश्रम का एंट्री फीस था, आश्रम में लोग डोनेशन देते थे, आश्रम में प्रोग्राम चलते थे, उसकी फीस आती थी, धीरे धीरे करके ये उन कंपनीज में ले गए, जो लगभग 2000 करोड़ के आसपास है पिछले 20-25 सालों का पैसा। इसका किसी भारतीय सरकारी एजेंसी को कोई सूचना नहीं है, किसी फेरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पता नहीं है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये सब अंदर खाने चल रहा है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 2-3 विदेशी लोगों ने, इन्होंने 3-4-5 इंडियन पपेट्स को वहां बिठा रखा है, जो उनकी जी हजूरी करते हैं, यस मैन है, जो वो कहते पेपर पर इंडियन ही है, इंडियन ट्रस्ट में, लेकिन मानते वो उनका कहा। सोचिए, एक आदमी जो कि ट्रस्ट का काम कर रहा है, वो इंडिया के पैसे से, हमारे भारत के पैसे से 1800 करोड़ रुपए की कंपनी चलाता है दुनिया में, उसका नाम जयेश है, हमारा विरोध है। 1800 करोड़ रुपए कहां से आए उसके पास? वो कंपनी चलाता है दुनिया भर में, और वो उन्होंने क्या है कि लोगों को धीरे धीरे, पुलिस को, प्रशासन को पैसा दे करके मुट्ठी में कर लिया है। हम आज से नहीं 10 साल से विरोध कर रहे हैं, कम से कम 12-15 केसेस हमने डाले हुए हैं, जो भी वो कोई भी पॉलिसी बनाते हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने मिलकर डाले हुए हैं। अभी जैसे आप सोचिए कि हिंदुस्तान में एक आश्रम मौजूद हो, उसकी एंट्री फीस सिर्फ 1000 रुपये रोज की हो, सिर्फ घुसने की, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं उसमें और कोई सर्विस नहीं ले सकते, कहीं नहीं होता है ये। वहां समाधि है ओशो की। इन लोगों ने क्या किया है, अब इन्होंने नया एक शिगुफा छोड़ा है पिछले 10-15-20 सालों से, कि वहां कोई समाधि नहीं है ओशो की, क्योंकि धीरे धीरे करके इन्होंने समाधि में बदलाव कर दिया, समाधि को डैमेज किया। जो समाधि का डिजाइन वो खुद तैयार करा के गए थे उसको बदल दिया, ताकि समय आने पर वो सिद्ध कर दें यहाँ समाधि नहीं है, और समाधि नहीं होगी तो फिर वो उस जमीन को बेच सकते हैं। भारतीय कानून के हिसाब से मंदिर समाधि की जमीन बेची नहीं जा सकती है। तो इन्होंने धीरे धीरे करके समाधि वहां से नाम हटा दिया है। और हमारा अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट मुंबई से ये केस जीता है, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वहां समाधि है, आप किसी को जाने से वहां रोक नहीं सकते। तो वो तो अब हो गया है कि जिन लोग पिछले कुछ पुराने सन्यासी जो ओशो के समय से उनके साथ थे, धीरे धीरे करके इन लोगों ने उनको बैन कर दिया। तो अब वो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सब जा सकते हैं वहां पर। मगर अभी भी हमारा मुद्दा है कि समाधि में आधा घंटे जाने के लिए कोई शिष्य 1000 रुपये क्यों दे?
हमें तो 1000 रुपये नहीं देने, हमें जाना है समाधि में, दर्शन करके चले आने हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं हमारे, 20-22 मांगे हैं उनसे, लेकिन मुख्य यह है कि ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड चला रखा है इन्होंने इतना फाइनेंशियल फ्रॉड किया। ये अरबों खरबों का आश्रम था, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल सेंटर था, इसमें अकूत संपत्ति थी। सब जानते हैं ओशो को कि उनके पास 93 रॉल्स रॉयस थी अमेरिका के आश्रम में। अमेरिका का आश्रम 64,000 एकड़ में फैला हुआ था, 126 वर्ग मील। वो आश्रम जब वो वहां से निकले, वो बेच के पैसा इन विदेशियों ने रखा। उनके बहुत सारी गाड़ियां थी, 93 रॉल्स रॉयस थी, उसका पैसा। और आज ये क्या कर रहे हैं, पिछले साल कोविड के कारण ये लॉस दिखाने के 3 करोड़ का लॉस है साहब इस आश्रम में। और इस लॉस की वजह से आश्रम का एक हिस्सा है 2 एकड़ का, जिसको इन्होंने बेचने के लिए लगा दिया है। उसकी डील भी कर ली, उसकी परमिशन भी सरकारी नहीं ली। उसका नाम बाशो है, वो चैरिटी कमिश्नर मुंबई के अधिकार में आता है। उन्होंने उसकी परमिशन नहीं ली, एडवांस पहले ले लिया, लेकिन 50 करोड़ रुपए। ये उद्योगपति राहुल बजाज की फैमिली से उन्होंने सौदा किया 107 करोड़ में, 50 करोड़ उसका एडवांस भी ले लिया। अब ये कोर्ट में जब हमने केस डाले तो वहां प्ली ये दे रहे हैं कि भाई वो पैसा खर्च हो गया है। तो अब हम कह रहे हैं कि अब ये बाशों को हम नहीं बिकने देंगे, हम आश्रम की जमीन नहीं बिकने देंगे। पहले हमें आप ये बताइए कि लॉस आया किस तरह से, क्योंकि 2 से 2.5 साल पहले तक 2020-19 तक आश्रम में 15 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट थी। ये कहां से लॉस आ गया तुम्हें 3 करोड़ का? वहां लगातार थेरेपी चलती है, कॉपीराइट का पैसा आता है, पूरी दुनिया से किताबें सेल होती हैं, तो पैसा गया कहां? एंट्री फीस 1000 रुपये ली जाती है। तो ये हमारा है। दूसरा कि हिंदुस्तानी जो व्यक्ति है उसको वहां पर सेकंड हैंड ट्रीटमेंट देते हैं। ये आश्रम हिंदुस्तान में है, हम हिंदुस्तानियों का है। ओशो एक हिंदुस्तान के में पैदा हुए गुरु थे। ठीक है कि उनकी बातें पूरी मानवता के लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तानी के ऊपर वो सेकंड हैंड ट्रीटमेंट करते हैं। कोई इंडियन 1000 रुपये कैसे दे सकता है, आप सोचिए। और विदेशियों के लिए फीस 2000 रुपये के आसपास है, एंट्री फीस, सिर्फ एंट्री। क्या कर रहे हैं ऐसा? वो हमारा कहना है कि नॉमिनल फीस रखो 150 रुपये, ताकि मेंटेनेंस आप कर सको उसकी। तो वो ये सब हमारी बातें हैं। और जो ट्रस्टीज हैं, जो वर्तमान, ये पिछले 20-25 साल से ट्रस्टी बने हुए हैं। इनकी अक्षमता के कारण तो आश्रम लॉस में आया है, अगर आया है तो जब आपसे संभल नहीं रहा है, इतना रिच आश्रम, इतना चलता हुआ, एक समय में गुरु पूर्णिमा पे 10,000-20,000 लोग आते थे। आज गुरु पूर्णिमा पे वहां पर, गुरु पूर्णिमा तो मनाना ही बंद कर दिया उन्होंने, फंक्शन ही बंद कर दिए सारे, ओशो के बर्थडे बंद कर दिए, उनका एनलाइटमेंट डे बंद कर दिया। मगर जो छोटे मोटे विदेशी फंक्शन ही मनाते हैं, न्यू ईयर का मना लेंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से 25 दिसंबर मना लेंगे, क्राइस्ट के हिसाब से 150-200 लोग आते हैं। तो ये जो एक, हमें ऐसा लगता है कि ये इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अमेरिका में ओशो का आश्रम था, वहां से उनको हटाया, वो बहुत बड़ा आश्रम था, और फिर अब इंडिया में, क्योंकि ये विदेशी हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि जिसमें कि क्रिश्चियनिटी का कुछ मसला हो, क्योंकि ओशो ने बड़ा प्रहार किया है क्रिश्चियनिटी की रूढ़िवादिता पर, बहुत उन्होंने अपने प्रवचनों में। ये सारी बातें जांच का विषय है। हम चाहते हैं कि कैसे भी करके ये मीडिया में आए, पब्लिक पुलिस प्रशासन में जाए। पुलिस भी उनका साथ देती है, और पुणे की लोकल पुलिस सुनती नहीं है। हम लगातार प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी के, उसको सीएम महाराष्ट्र को मेल लिख रहे हैं। कल हमारा ट्वीट डे था, जिसमें हमने ट्रेंड किया पूरी इंडिया में 3rd नंबर पर। 2 घंटे में 13,000 ट्वीट हुए, जो कि सेव ओशो लेगेसी के नाम से था। हम इस तरह आवाज उठाते रहेंगे। और भी हमारे जो मित्र हैं देश भर में, वो अपने अपने शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप बंधुओं का 21 मार्च है हमारा वहां, मतलब हम पूरे देश भर से लोग पहुंच रहे हैं 21 मार्च में, ताकि हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें आप बंधुओं का सहयोग हमें चाहिए कि हमारी बात को, हम तो कह रहे हैं सिर्फ निष्पक्ष जांच हो, सरकारी ऑडिटर बिठाइए और अकाउंट्स पूरे चेक करिए, और ये बताइए कि किस तरह की पॉलिसीज है। आप एक गुरु की समाधि को छेड़ नहीं सकते हैं। आपने वहां से पूरा डिजाइन बदल दिया, आप कहते हो वो समाधि है ही नहीं, बोर्ड ही हटा दिया था वहां से समाधि का। ओशो के आश्रम में मैं ये माला पहन के नहीं जा सकता हूँ, मैंने ओशो की दीक्षा ली हुई है, लेकिन ये माला पहन के मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं जाता हूँ तो मुझे इसको छुपा के रखना पड़ेगा। ये कौन सी पॉलिसी है? उनका ये कहना है कि हिंदुस्तानी रूढ़िवादिता है। ये ओशो ने रूढ़िवादिता के नहीं कहा है। ये माला पहनना रूढ़िवादिता है उनके हिसाब से, जबकि ये माला हमें संन्यास में दी गई है। ओशो ने दिया है, ओशो ने दिया है, ये बिकती नहीं है। ये संन्यास में ली गई माला है। वो कहते हैं आप इसको पहन नहीं सकते। ये कहाँ का वो है? ये वही ढंग है जो अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे, और अब हिंदुस्तानी भोले वाले होते हैं। 10-12 साल तो यही लग गए कि ये लोग चेंज कर क्यों रहे हैं। हम एक्सेप्ट करते रहे, चलो ठीक है, कुछ भले के लिए कर रहे होंगे, अपने ही गुरु भाई हैं, ओशो के साथ रहे हैं, अपने ही गुरु भाई हैं। धीरे 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 करके यहाँ तक पहुंच गया कि आश्रम बेच रहे हैं, आप माला पहन नहीं सकते। 1000 रुपये फीस कर दी। ये 30 रुपये फीस हुआ करती थी, 2000 में 35 रुपये फीस हमने दी है 1999 में, एंट्री फीस।
आज 1,000 रुपये फीस है, लोगों ने आना बंद कर दिया। तो ये हमारी सारी बातें हैं जिसमें हम चाहते हैं कि ये मुद्दा उठे, और पत्रकार बंधु जो है, मीडिया है, ये तो इसमें हमारा बहुत सहयोग कर सकता है। जो भी हमारे जो फंक्शन होते थे जिसमें हजारों हजार लोग पहुंचते थे, ओशो का बर्थडे होता था, गुरु पूर्णिमा होती थी, अभी 21 मार्च पे हम पहुंच रहे हैं, पूरे देश भर से हजारों मित्र पहुंच रहे हैं। 70वां ओशो का संबोधि दिवस है जिसमें एनलाइटमेंट हुआ था ओशो। तो सारे फंक्शन बंद कर दिए, इसके पीछे यही कॉन्स्पिरेसी लगती है कि लोग आना बंद कर दें, यहाँ नहीं आए, धीरे धीरे करके वीरान हो जाए और फिर वो बेच दे। यस। कितने एरिया में फैला हुआ है ये आश्रम? वो अभी जो पूना का जो सिटी में जो आश्रम है वो मेरे ख्याल से 15 से 20 एकड़ के बीच का जगह है, और आश्रम के पास और भी शहर से बाहर जमीन है जहाँ पे फार्मिंग करते थे। तो उस पर भी उन्हीं का कंट्रोल है सारे? कंट्रोल विदेशी लोग ऑन पेपर नहीं है, ये लोग, ये 2-3 लोग हैं ऑन पेपर पे इंडियन ही है, लेकिन ये जो इंडियन लोग हैं ये जी हुजूर है वहां पर, पिछले 25 साल से वही बैठे हुए हैं। ट्रस्ट बनाई हुई ट्रस्ट तो इंडियन ही है, 5 लोग हैं उसमें, लेकिन वो कंट्रोल वही करते हैं। हिंदुस्तानी आदमी है, अंग्रेजों के सामने जी हुजूरी करना उसको पता नहीं क्या उसको लगता है, वही मानसिकता चली जा रही है। हमारा कहना है कि सब जांच कराओ, ट्रस्टी नहीं संभाल पा रहे तो आप बदलो इसको। तो देश भर में कितने अनुयायी है? देश भर में, हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं? हिंदुस्तान में हाँ, ये अनुयायी फॉलोअर्स ऐसे तो लाख से ऊपर होंगे, और जो उनको पढ़ने वाले, प्रेम करने वाले करोड़ से कम नहीं है। पूरे देश भर से आवाज उठ रही है, पूरे देश भर से। नहीं, उस हमारे मूवमेंट में बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जो विदेशी भी उनके शिष्य रहे हैं, वो भी कहते हैं। कई सालों से चला हुआ है। कई सालों से चला। आपने बताया कि कई सालों से चला हुआ है, क्या वजह है कि अब भी आप लोग आंदोलन में थोड़ा एग्रेसिव हुए? एग्रेसिव अब हम लेट हो गए। हम मानते हैं कि हम उनकी इस बात को समझते समझते हमें वक्त लग गया। अब लेकिन सर से पानी तब गुजर गया जब उन्होंने कहा कि 3 करोड़ का लॉस है, हम तो आश्रम की जमीन बेचेंगे। और वो जमीन जो है वो एक पूल का एरिया है। ओशो अपने जाने से पहले एक डिजाइन बना के गए थे कि यहाँ पे वो पूल रहेगा, ओलंपिक साइज, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, बहुत सुंदर है। उस पूरे एरिया का नाम उन्होंने बाशो दिया था। वो राहुल बजाज की कोठी से लगता हुआ है। ये लोग क्या है कि धीरे 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 करके, समाधि नहीं है, कोई मेडिटेशन यहाँ नहीं होता है, लोग आते नहीं है साहब, और धीरे धीरे पूरा वो अरबों खरबों की जमीन है वो तो टुकड़े में बेचना शुरू किया। अब जब उन्होंने शुरू किया है बेचना, एडवांस ले लिया, तब हमने कहा कि अब ये बहुत हो गया। आवाज तो उठती रही, आवाज तो 11 से कैसे चल रहे हैं कोर्ट केसेस 2010 से चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट में लटके जा रहे हैं वो लोग, खिलाते हैं पैसा। एक केस अभी हम मुंबई हाई कोर्ट से जीते हैं, 2 केस खारिज भी हैं पुराने। स्टे लगा है कि नहीं, अभी स्टे नहीं लगा है, चैरिटी कमिश्नर की कोर्ट में है। महाराष्ट्र में जो रूल है वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, ट्रस्ट का कोई भी मामला चैरिटी कमिश्नर पे जाता है। तो हमने लगातार अपील करके, हम लगातार डेट ले रहे हैं, अपनी सुनवाई दे रहे हैं, अपने पत्र भेज रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो चैरिटी कमिश्नर धीरे धीरे डेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन मामला अभी लंबित है। अभी उन्होंने एप्लीकेशन वापस नहीं ली है, एडवांस भी लिया हुआ है इन लोगों ने, तो अभी मामला लंबित है। इसीलिए अब हम इसको थोड़ा और चाहते हैं कि ये बात उठे। 21 मार्च को आपने प्रदर्शन रखा हुआ है वहाँ, हाँ, तो यहाँ से कितने लोग जाएंगे? पूरे हिमाचल से हम बता सकते हैं 50 से 100 के करीब लोग होंगे, जगह जगह से। यहाँ की भी आश्रम है हिमाचल में? हाँ, ये हिमाचल में 3-4 आश्रम है। धर्मशाला में भी है, धर्मशाला में बहुत बड़ा इंटरनेशनल आश्रम है, और मंडी में ओशो ग्राम करके बहुत सुंदर आश्रम है, 15 एकड़ में, 15 बीघे में। मनाली में भी है। हाँ, और हिमाचल में तो बहुत एक्टिविटी है, बहुत लोग। हाँ, वो अपने सोलन में ही है, 2 सोलन में। 2 हैं। हाँ, आप लोग कभी आए वहाँ, देखे, आपका स्वागत है, कभी भी आए। देश भर से लोग आते हैं। डेली मेडिटेशन होता है सुबह शाम। अपनी हाँ, जमीन है मजगांव में ना, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मजगांव। सुबह शाम मेडिटेशन होता है, लोग आ सकते हैं, अपने आ रहे हैं मेडिटेशन करने के बाद जा आते हैं, सकते हैं। 10 साल से 11 साल से तो लोकल लोग तो बहुत आते हैं। हाँ, मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है। 7 से और इवनिंग 6:30 से। कभी भी आए आप लोग, ठीक है, बैठिए, जिसको जैसा टाइम हो अपने टाइम के हिसाब से आ सकता है, सीख सकता है, फिर अपने घर में कर सकता है। कुछ बोलना है तो बोलो, कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो। मेडिटेशन तो डेली लाइफ में आज के टाइम में होना ही चाहिए, इतना स्ट्रेस में आती है। हमारा ये कहना है, मैं थोड़ा सा नैरेटिव के ऊपर बात कर लूँ। पूना आश्रम से लगातार ये बात कही जा रही है कि हम लोग आश्रम का विरोध कर रहे हैं। हमारा आश्रम से कोई विरोध नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा गुरु का आश्रम है वो 5000 साल जिए, 10,000 साल जिए। पूना की, महाराष्ट्र की इकोनॉमी उस पर चलती है। हमारा विरोध कुछ नीतियों से है। हमें ये बता दीजिए कि आप ये बातें करते क्यों हैं, बनाते क्यों हैं ऐसी पॉलिसी। हम ये भी नहीं कह रहे हमारा ट्रस्टी से विरोध है, व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। आप ही चलाओ उसको, अगर प्यार मोहब्बत से चलाते हो, फीस कम करके चलाओ, इंडियंस को वैल्यू दो। उन्होंने हिंदी पत्रिका, मासिक पत्रिका हमारी छपती थी, बंद कर दी।
क्योंकि बिहार से, मध्य प्रदेश से वो हिंदी भाषी सारा पाठक है, उनकी पत्रिका बंद कर दी। वो लोग दूर दराज वाले वो पत्रिका पढ़ पढ़ के ही पहुंचा करते थे। वो उन लोगों को ऐसा खराब लगता है कि कोई हिंदी वहां बोल रहा है, वो अंग्रेजों की चापलूसी, अंग्रेजी भी लोग, अंग्रेज बहुत लोग आते हैं वहां से विदेश से, वो अंग्रेजी उन्हीं में लगे रहते हैं, वो 150 लोगों में। हम लोग 2000 लोग भी पहुंच जाए तो उनको लगता है कि ये कहां से आ गए इंडियन, जबकि वो खुद इंडियन है, लेकिन उनकी मानसिकता पूरी बदली हुई है। तो हमारा विरोध नीतियों से है। ये गलत नैरेटिव चला रहे हैं वो लोग। उल्टा हम कहते हैं कि वो विरोध कर रहे हैं आश्रम का, वो चाहते हैं 10-15 साल में आश्रम खत्म हो जाए। असल विरोधी वो हैं, हम नहीं। धर्मांतरण कर रहे हो वहाँ? धर्मांतरण नहीं है, एक प्रभाव पड़ता है किसी का, पैसा देते हैं, फॉरेन फंडिंग होती है। उस उन्होंने क्या किया, मैं बताता हूँ। वो जो 2-3 फॉरेनर हैं, जयेश, अमृतो और योगेंद्रा, ये 3 लोग हैं। ये लोग, इन्होंने सारा पैसा ज्यूरिख में ले गए हैं और वहां पे इन्होंने क्या किया कि देश दुनिया भर में, सिंगापुर में, यूरोप में 8-10 कंपनीज बनाई अलग अलग नाम से, जेन रिसोर्ट, ये वो। इन 5 ट्रस्टीज को, किसी को 5 कंपनी में, किसी को 10 कंपनी में, किसी को 8 कंपनी में डायरेक्टर बना दिया है। इनकी सैलरी आती है, इन इंडियन ट्रस्टीज की उन विदेशी कंपनियों से सैलरी आती है। तो किसी की सैलरी 2-2.5 करोड़ रुपए साल की है, देवेंद्रा की 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, विद्या की सैलरी 2.5 करोड़ रुपए है, 3-4 ट्रस्टियों की। तो सैलरी पर है ये। भाई सोचने वाली बात है। पहली बात तो है कि एक आदमी जो कि आश्रम के काम में लगा हुआ है, उस पर इतना टाइम कहाँ है कि वो 10 ट्रस्ट कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत की अपनी जॉब को जस्टिफाई करे? कैसे करेगा? उनके वो तो नाम के स्लीपिंग डायरेक्टर है, उनकी सिर्फ सैलरी आती है। इस सैलरी के एवज में वो उन विदेशियों के लिए यस मैन है, जो कि पेपर पर ये लोग हैं। तो वो कहते हैं ये कर लो, ये फीस बढ़ा दो, तो ट्रस्टी फीस बढ़ा देते हैं। उनका पर्पज है कि यहाँ से आश्रम खत्म हो जाए। और हम ये भी जानते हैं कि कल को अगर ये आश्रम वो बेचने की मुहिम चला रहे हैं जो अरबों रुपए की है, वो बेच के पैसा नहीं लेंगे, पैसा इंडिया में ही बांट देंगे पुलिस प्रशासन और ट्रस्टीज में। उनको खत्म करनी है ये जगह, क्योंकि दुनिया भर में उनकी पॉलिसीज का सबसे ज्यादा विरोध इंडिया और नेपाल से हो रहा है, क्योंकि यहाँ के ओशो थे। यूरोप में उन्होंने, जर्मनी में मैं बताऊं 97 एस्टेब्लिशमेंट थे ओशो के नाम से। ओशो का ट्रांसपोर्ट था, आश्रम थे, सेंटर थे। आज सिर्फ 94 रह गए हैं, उन्होंने बंद करवा दिए। ऑस्ट्रेलिया के कम्यून बंद करवा दिए, क्योंकि वो उन्होंने कहा कैसा कॉपीराइट, हम तो नहीं दें कॉपीराइट, उन्होंने कहा बंद कर दो। उन्होंने फ्रांस में एक व्यक्ति ने अपने खर्चे से ओशो की किताबें फ्रेंच में ट्रांसलेट कराई, संत थे, उसका नाम संत था। उन्होंने कॉपीराइट का केस करके कोर्ट में बुला के उस बंदे को चौराहे पे किताबें जलवा दी, लेकिन ये नहीं कहा कि किताबें बांट दो। उसने कहा मुझे काम ही नहीं करना ओशो का। तो ये उनकी पॉलिसी है, कोई समझ ही नहीं पाता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जिसका खुलासा होगा तभी जब कोकोई प्रॉपर एजेंसीज इसमें घुसेंगी। ये हमारा कहना है। और हमारे गुरु की समाधि है वहाँ, वो उसको कह रहे हैं भारतीयों का तो